हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पे नाबार्ड की ओर से निकल कर आई है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, सारी जानकारी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर भी प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसमें अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है सबसे पहले फॉर्म को मतलब सबमिट करना होगा। फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना होगा। और ये कैसे सबमिट होगा, ऑनलाइन मोड से ही आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके लिए नाबार्ड की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है www.nabard.org। यहाँ पे आपको जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो जो डिटेल मांगी जाएगी वो डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है और सबमिट कर देना है फॉर्म अपना। ठीक है, यहाँ पर फीस भी लगने वाली है, अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कितनी क्या फीस आपको पे करनी है इसके लिए फॉर्म की। तो देखिए 2 अक्टूबर से यहाँ पे फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। 21 अक्टूबर 2024 तक अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नीचे यहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल वगैरह बताई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि भाई 2 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है, 21 अक्टूबर 2024 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये होता है। तो सिलेक्शन कैसे होने वाली है, तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका यहाँ पे लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, 21 नवंबर 2024 को यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये जो डेट यहाँ पे है 21 नवंबर, इसको आप यहाँ पे जो है परमानेंट मान लीजिए, मतलब फिक्स डेट मान लीजिए आप यहाँ पे इसको कि 21 नवंबर को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा भी है कि भाई नाबार्ड के पास ये हक है, ये राइट है इनके पास कि ये जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम लिया जाना है, इस डेट को ये चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इनके पास ये राइट होता है। और बाकी जो आपका एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा वीकडेज या फिर वीकेंड में आपका जो एग्ज़ाम है ये यहाँ पे आपका लिया जाएगा। नीचे अब यहाँ पर स्टेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कितनी क्या पोस्ट हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें रखी गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में 2 पोस्ट हैं, दोनों की दोनों अनरिजर्व में रखी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 पोस्ट है दोस्तों, और ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। बिहार की बात करें 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 है ओबीसी कैटेगरी में। टोटल कितनी है, 3 पोस्टें। इसी तरीके से आपको देखना है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो, आपको वहाँ यहाँ पे देखना है कि कितनी पोस्टें वहाँ पे हैं और कौन सी कैटेगरी में वो पोस्टें रखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सब टोटल पोस्टें कितनी, 108 पोस्टें हैं जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। तो आप यहाँ पे देख लेना, और जिस भी स्टेट या यूटी से आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करोगे ना, तो आप वहाँ से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तेलंगाना है तो आप यहाँ पे तेलंगाना में भी फिल कर रहे हो और वेस्ट बंगाल में भी फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस भी स्टेट से आप फिल करोगे उसी स्टेट से आप फिल कर पाओगे। यहाँ पे उसी से करना है, एक ही से करना है। ठीक है, एक ही स्टेट से आपको फिल करना है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर जो रिजर्व बैकलॉग वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देखिए। बैकलॉग वैकेंसी में महाराष्ट्र में एससी और ओबीसी में यहाँ पे 8 और 2 पोस्टें, उड़ीसा में यहाँ पे एसटी में 1 पोस्ट है, यूपी में ओबीसी कैटेगरी में 1 पोस्ट है। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वालों का देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पे जो भी डिसेबिलिटी आपकी आती है उस हिसाब से यहाँ पे जो पोस्टें हैं, मतलब रिजर्व यहाँ पे पोस्ट हैं। ये क्या है, रिजर्व पोस्ट हैं। ठीक है ना, ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना। इसके अलावा कुछ और हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होनी है, मतलब अगर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना, सेलेक्ट हो गए, तो आपको क्या काम यहाँ पे करना होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट तो अच्छी लग रही है, यहाँ पे पढ़ने में तो अच्छी लग रही है पोस्ट, लेकिन जब ये पोस्ट आपको मिलेगी उसके बाद काम क्या करना है आपको वहाँ पे जाके। तो देखो काम क्या करना है ना, जो वहाँ पे सीनियर्स होंगे, जो ऑफिसर्स वहाँ पे होंगे नाबार्ड के अंदर, जो यहाँ पे जहाँ पर भी आपको रखा जाए, जिस भी स्टेट या यूटी से आप फिल करोगे ना, वहाँ पे जो भी नाबार्ड के ऑफिसेज वगैरह होंगे, हेड ऑफिस होगा या रीजनल ऑफिस, जो भी वहाँ पे होगा उनका ऑफिस वगैरह, वहाँ पर जब आपको जिस भी स्टेट से अगर आप वहाँ पे मतलब पोस्ट आपको मिल जाती है,
तो वहाँ पर नाबार्ड के जो ऑफिसेज हैं, जिस स्टेट से आपने फिल किया है और आप सेलेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे क्या करना होगा आपको कि भाई जो आपके जो सीनियर्स वगैरह होते हैं ना, जो ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं, तो उनका काम आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए वो आपको बोलेंगे कि भाई चाय लेके आ जा, तो आपको चाय लेके आनी है, बनानी भी पड़े कोई प्रॉब्लम, बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा कॉफ़ी बोलेंगे कभी कि भाई चाय नहीं पियेंगे रोज़ रोज़, कॉफ़ी पियेंगे आज, तो कॉफ़ी आपको लानी है। कोई और उनको मान लीजिए पानी, उनको प्यास लगी है, पानी पीना है, तुरंत से आपको पानी के लिए बोलेंगे, आपको पानी लेके जाना है। या कोई फाइल वो ढूंढ रहे होंगे तो तुरंत से आपको आवाज़ मारेंगे कि ये वाली फ़ाइल लेके आओ, या ये वाली फ़ाइल लेके जो है उसको मतलब रखने को बोलेंगे कहीं संभाल के, ताकि दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते या नेक्स्ट डे हो सकता है उसी फ़ाइल को बोलेंगे कल जो फ़ाइल हमने आपको दी थी वो फ़ाइल तुरंत से लेके आओ। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, साफ़ सफाई से लेकर उनको खिलाने पिलाने से लेकर जो भी चीज़ें वो बोलेंगे ना वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, ये डिटेल में इन्होंने लिखा। देखो सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपकी रहने वाली है वो है यहाँ पे फाइल को कैरी करना, मतलब फाइल को चलाना, पेपर्स वगैरह इस तरीके का जो काम है वो यहाँ पे आपका होने वाला है। सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेवरेजेस टू द स्टाफ, स्टाफ जो होगा उसको यहाँ पे पानी देना, चाय वगैरह देना, फूड देना, तैयार करना, तैयार भी करना, खाना भी तैयार करना, चाय तैयार करना, और एटेस्ट्रा बताया गया है कि भाई इस तरीके का जो भी वो बोलेंगे मतलब, तो वो आपको स्टाफ को खिलाना पिलाना भी है। साफ़ सफाई भी वहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे आप खिलाओ पिलाओगे तो वहाँ पे टेबल भी तो होगा, चेयर भी तो होगी, तो वो सारी चीज़ें बाद में साफ़ भी करनी है। और हेल्पिंग ऑफ कुक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉज, ठीक है। जो कुक वहाँ पे होगा, जो बनाने वाला होगा, मान लीजिए कि कोई हाई लेवल का जो जिसकी कुकिंग की स्पेशलिटी है, तो कुक अगर वहाँ पे होगा उसको भी अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको हेल्प करनी है। इसके अलावा आपसे अगर वो डिमांड करते हैं चाय बना के लेके आ, तो चाय आपको बनानी पड़ेगी। कॉफ़ी बना के ला, तो हो सकता है कॉफ़ी भी आपको बनानी पड़े। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपको बोला जाएगा ना वो आपको करना है। अटेंड टू ऑल इंसिडेंटल एंड रिलेटेड वर्क को आपको अटेंड करना है। अटेंडिंग टू ड्यूटीज़ ऑफ वायरमैन की ड्यूटीज़ को आपने अटेंड करना है। लिफ्ट मैन, कुक, मान लीजिए किसी दिन कुक नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या करें, वो भूखे थोड़े रहेंगे वो लोग वहाँ पे स्टाफ, तो वो भी आपको भाई अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे काम कोई फिक्स है, जहाँ पर भी जो भी काम की वहाँ पे इनको नीड लगती है, ज़रूरत लगती है, वो काम आपसे कराया जा सकता है। मतलब ये पोस्ट इसीलिए निकाली जाती है ऑफिस अटेंडेंट की, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इनको हेल्पर की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको कि क्या यहाँ पे काम आपसे कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये देखी जाएगी। तो आप 10th पास होने चाहिए, समझ में आ रहा है ना, 10th पास होने चाहिए फ्रॉम द स्टेट जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो ना इस पोस्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने हरियाणा से अप्लाई किया, मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि आपने गुजरात से अप्लाई किया, तो गुजरात से यहाँ पे अप्लाई किया ना, तो क्या होना चाहिए, गुजरात से ही आपने 10th किया होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आपने 10th अपना कंप्लीट किया होना चाहिए। और आपकी जो यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन है 10th जो है 1 अक्टूबर 2024 को देखा जाएगा तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस डेट तक जो है आपका 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ये डाउट आपने नहीं रखना है। 1 अक्टूबर 2024 तक अगर आपका 10th क्लियर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास डोमिसाइल भी होनी चाहिए। जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हो वहाँ की आपको डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप यहाँ पर झेल लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एज के बारे में बताया गया है, और ये जो एज है 1/10/2024 को आपकी जो एज है वो यहाँ पे काउंट की जाएगी, देखी जाएगी। तो आपकी जो एज है मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने, 18 साल मिनिमम
और 30 साल आपकी मैक्सिमम एज अगर आती है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 10th के बाद क्या है यहाँ पे एज है, तो एज यहाँ पे मिनिमम 18 साल और 30 साल मैक्सिमम। अनरिजर्व कैटेगरी में बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की है कि 2/10/1994 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1/10/2006 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। लेकिन अगर इन 2 डेट्स में आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी कौन सी कैटेगरी में कितना क्या रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि SC और ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 35 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल का यानी 33 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे देख लेना जो भी आपका केस आता है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो फिर यहाँ पे LPT क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी आनी चाहिए। लिखने के बाद बोलनी भी आनी, समझ भी आनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह है वो आपको ना समझ आती है ना बोलनी आती है, तो फिर आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो भी जहाँ जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना फॉर्म, वहाँ की जो भी भाषा होगी। अब देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स करेंगे। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स करेंगे। इस तरीके से 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में। 120 ये जो यहाँ पे मार्क्स हैं ये यहाँ पे होने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 के यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब आपके मार्क्स माइनस किए जाते हैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो। फिर यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये कब होता है, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर करना होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा ना, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा, किसी में भी आप दे सकते हो। और 1/4 देखो यहाँ पे 1/4 के आपके मार्क्स क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो। LPT दोस्तों मैंडेटरी है, ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे LPT क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन ज़रूरी देना भी ज़रूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन आपको देना ही देना पड़ेगा। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड, जो भी यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है क्लियर करना होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया दोस्तों कि जो भी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वहाँ की, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड, तो ये आपको आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि अभी फ़ीस हमने नहीं देखी है तो फ़ीस आप यहाँ पे देखिए। देखिए दोस्तों, फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 50 रुपये के यहाँ पे इंटीमेशन चार्जेस हैं, वो उनको पे करना है। उसके अलावा जो बाकी आते हैं SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर बाकी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, अनरिजर्व या फिर कोई और कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, तो उन सभी कैंडिडेट को 450 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस लगने वाली है, 50 रुपये इंटीमेशन चार्जेस, तो टोटल यहाँ पे 500 रुपये आपको पे करने होंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर इसके ऊपर भी अगर कोई भी मतलब पैसा वगैरह लगता है ना, तो वो आपको ही पे करना है। चाहे GST एंड बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस जैसे होता है ना, GST लगता है, बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस होती है, तो ये अगर आप इसके ऊपर लगता है कुछ भी तो वो आपको खुद से ही मतलब यहाँ पे झेलना है।
अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन सी जगह पे होने वाला है आपका एग्ज़ाम का सेंटर, वो आप यहाँ पे देखिए। आंध्र प्रदेश से जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनका जो यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर है इलूरू में होने वाला है, गुंटूर, विजयवाड़ा में, कड़प्पा, कक्कीनडा, कुर्नूल, नीलोर, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम और विजयनगरम। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ सिटी के नेम बताए गए जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का सेंटर होने वाला है। तो आप अपने स्टेट में यहाँ पे देख लेना दोस्तों कौन सी जगह पर आपका यहाँ पे सेंटर जो है वो होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी जो बेसिक पे है वो कितनी होने वाली है, 10,940 पर मंथ। यहाँ पे ये बेसिक बनेगी। बेसिक के ऊपर कई सारे अलाउंसेज ऐड होते हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आप महीने का यहाँ पे मान के चलिए कि 35,000 आपको मिलेगा शुरू में। कितना, 35,000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पैसा मिल जाएगा इस पोस्ट के लिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं। मतलब अच्छी खासी आपको यहाँ पे जो सैलरी वो देखने को मिल जाएगी। हर तरह का यहाँ पे अलाउंसेज है, जैसे देखो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेज है, डियरनेस अलाउंस है, लोकल कंपनसेंट्री अलाउंस है। बस एक बार आपको सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट हो गए तो फिर तो यहाँ पे हर तरह की आपको बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ओके, हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो नाबार्ड की वेबसाइट है ना, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको और ऑनलाइन मोड से आपको पे कर देना है। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसके बाद जब आप फीस वगैरह पे करोगे तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी आप जो है मतलब उसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। दिस इज़ अ फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई ये फैसिलिटी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो जब आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर लोगे तो। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने मतलब फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप रख सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होने वाली है किसी भी केस में। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने यही डेट बताई गई कब से लेकर कब तक आप जो यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह हैं वो फिल किए जाएंगे। 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट 10th लेवल की पोस्ट है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ 10वीं लेवल की मतलब 10th पास आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि कौन सी डेट तक आपका 10वीं क्लियर होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होने वाली है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं क्या कुछ काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टाफ होगा उसको चाय पिलानी है, कॉफ़ी पिलानी है, पानी पिलाना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अलावा जो भी वो बोलेंगे, चाहे ज़ेरॉक्स करने को बोलेंगे, चाहे प्रिंट कहीं से लाने को बोलेंगे, कोई भी काम उनको मतलब जो हेल्पर का जो भी काम होता है, जो भी काम कराया जाता है वो काम आपसे ये कराएंगे। तो आप देख लेना, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे कुछ रीजनल यहाँ पे स्टेट्स के कुछ नेम है और आगे बताया गया है कि कौन सी इनके ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। तो तेलुगु आपको आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अगर आपका एलपीटी आगे होगा मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस तरीके से जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जैसे हिमाचल की बात करें तो हिंदी आपको आनी चाहिए, लिखनी बोलनी, ओके, समझ आनी चाहिए। झारखंड की बात करें तो हिंदी, कर्नाटका की बात करें तो कन्नड़ा। इस तरीके से फिर यहाँ पे देख लेना। न्यू दिल्ली की बात करें तो हिंदी आपको आनी चाहिए। उड़ीसा की बात करें तो उड़िया आपको आनी चाहिए। राजस्थान की बात करें तो हिंदी, तमिलनाडु की बात करें तो तमिल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी, उत्तराखंड की बात करें तो हिंदी, वेस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाली आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।